Assalamu alaikum friends, I am Arif Hussain. Today we will talk about important nosode मेडोरिनम। तो मेडोरिनम क्या होता है और इसको कैसे यूज़ करते हैं, और जो भाई इनफर्टिलिटी या ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स में ये यूज़ होता है। तो अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है या इम्पोटेंसी का मसला है तो वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो या किसी को कैंसर डिजीज़ है तो वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो इंशाल्लाह आप इस साइंस को समझ पाएंगे और बहुत सी प्रॉब्लम फिर क्योर हो जाएंगी। तो सबसे पहले अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो हमें साइकोसिस को समझना होगा। साइकोसिस की ये वीडियो मैंने मियाज़म की बनाई है, जो कि सोरा साइकोसिस एंड सिफिलिस। तो साइकोसिस क्या है इसकी, बल्कि ऑर्गेनन की जो क्लास है 210 उसमें भी एनिमन ने इसका जिक्र किया और इसको बहुत इम्पोर्टेंस दी गई। तो साइकोसिस क्या होता है कि ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होता है, और ये बैक्टीरिया 1879 में डिस्कवर किया गया था। बर्नेट ने इसको डिस्कवर किया। तो उस टाइम के बाद बोरेक ने इसे वायरस लिखा, लेकिन जो मौजूदा जो एडवांस टाइम है इसमें फिर वो डिफ्रेंशिएट हो गए वायरस बैक्टीरिया। तो अल्लाह पाक ने जो इंसान को 1000 साल की एज के साथ पैदा किया था, तो ये चीज़ें डिस्कवर हुई कि उसकी एज में कमी कैसे आई, और फिर अल्लाह पाक ने अपनी साइंस को वाज़े किया साइंटिस्ट के थ्रू कि ये चीज़ें डिस्कवर हुई। क्योंकि बिलियन ऑफ ईयर्स से ये दुनिया कायम थी, लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे, ऐसे जहन थे, लेकिन इस इल्म तक रसाई अल्लाह पाक ने साइंटिस्ट को दी इन लास्ट तकरीबन कुछ मीन के सदियों में ये चीज़ें डिस्कवर हुई। तो जो गनोरिया है बेसिकली ये एक बैक्टीरिया है, और ये एंटर जब होता है बॉडी में तो सबसे पहले आपकी एपिथेलियस लेयर जो है उस पे ये अटैक करता है। तो उसके बाद अगर उसमें एंटर होता है तो पूरी बॉडी में आपको पता है कि हार्ट पे या किडनी पे हर जगह पे एपिथेलियस लेयर मौजूद होती है, उसमें सेल्स हैं। तो ये चारों सेल्स तक भी जा सकता है। और फिर अगर उससे एंटर होगा नीचे, क्योंकि आपकी ब्लड वेसल्स बड़ी होती हैं, तो ब्लड में एंटर हो गया तो क्योंकि टाइम तो लेता है, 6 मंथ लेगा, 8 मंथ, 1 ईयर। तो फिर जब ब्लड में जाएगा तो ये आपकी स्किन में पूरी बॉडी में जो है ये ट्रेवल कर जाएगा। तो उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये जो सामने आया गनोरिया का। अच्छा, ये एक बैक्टीरिया पे बात मैं कर रहा हूँ, तो इसके साथ क्लेमेडिया भी है, और भी ऐसी चीज़ें हैं कि जो इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, फिर इम्पोटेंसी होती है, फिर ये नस्लों की नस्लें तबाह कर देती हैं ये प्रॉब्लम्स। तो एक बच्चे की बर्थ होती है तो उसे अगर मदर से ये मीन के एक ख़राब जीन मिल जाता है, तो उसके बाद फिर आप देख लें कि ये आगे बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स फिर आ जाती हैं। फिर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ जाती है, जिसे उर्दू में बांझपन कहते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी ये मीन के इससे पैदा होती हैं, ये गनोरिया से। तो चलें, इस पर ये तो बात हो गई। तो उसके बाद ये जब डिपोजिशन होगी, कोई प्रॉब्लम जब आएगी, तो ये आपके इसको बेसिकली तो यूरेथ्रल जो है डिस्चार्ज से डिस्कवर किया गया था। तो उसके बाद ये फिर आपके पूरी बॉडी में मीन के हार्ट तक को ख़राब करेगा, और जब सामने आएगा तो एक साइकोसिस जो है वो अंजीर नमा ग्रोथ, इसके बारे में ऐसा लिखा गया कि एक ऐसी ग्रोथ जो एनिमल ने लिखा कि जो अंजीर नमा, तो इससे मीन के कोई भी आपकी बॉडी में मीन के कोई ट्यूमर है या कोई ऐसी चीज़ है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा जो है वो यही फैक्टर होता है गनोरिया जो बैक्टीरिया है इसका। तो इसमें मेडोरिनम के बगैर आप किसी भी डिज़ीज़ को मीन के ठीक नहीं कर सकते। और ये अनिमन कहता है कि जो लोकल एप्लीकेशन इसका जो एक सिम्टम आता है, वार्ड्स हैं आपके चेहरे पे हैं, आपकी नेक पे हैं, तो ये क्या होता है कि ये इसको जैसे ट्रीट किया जा रहा है आज एडवांस टाइम में भी, कि उसको काट दिया या कोई लोकल एप्लीकेशन करके सेपरेशन की गई, तो वो कहता है कि ये इंसानों के साथ सबसे बड़ा जुल्म है कि उनको आप उसको जब सेपरेशन में डालेंगे तो वो फिर कैंसर तक उसमें पैदा होगा। तो जब जीन ही खराब, अगर जनरेशन टू जनरेशन एक शिफ्टिंग कोई भी डिज़ीज़ आ रही है, तो आपका अगर डीएनए में जो जीन है वही ख़राब हैं, तो फिर आगे देखेंगे फिर लाइफ में प्रॉब्लम्स फिर आना शुरू हो जाती हैं। तो उस हवाले से आप किसी भी ऐसी प्रॉब्लम को फिर क्योर नहीं कर पाते जब तक आप मेडोरिनम को यूज़ नहीं करते। अब वैक्सीन्स हैं, बाकी सिस्टम में आप देख लें। अब ये जो बैक्टीरियाज थे, तो जब एंटीबायोटिक आई तो इन्होंने बड़ा काम किया। ये बड़ी समझने वाली बात है। जो मीन के ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं साइंस के, मेडिकल साइंस के, तो उनके समझने वाली बात है कि उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। तो ऐसा हुआ कि
उसने इन बैक्टीरियाज़ को कंट्रोल तो किया, लेकिन फिर टाइम के साथ ये रेजिस्टेंस हो गई। जैसे ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया है उसकी रेजिस्टेंस हुई, तो इसी तरह फिर ये गोनोरिया जो है इसकी भी रेजिस्टेंस हो गई। जब रेजिस्टेंस हुई तो वहाँ पे फिर मेडिसिन ने काम करना छोड़ दिया। तो वहाँ पे फिर एक ही सिस्टम बच जाता है जो होम्यो मेडिकल सिस्टम है, उसके पास ऐसी मेडिसिन, ऐसे नुसोड्स हैं कि जो फिर उस प्रॉब्लम से आपको क्योर की तरफ लेके जाते हैं और जो जीन की खराबियां होती हैं वहाँ तक एक्सेस लेते हैं। और ये जो गोनोरिया है ये जब ट्रैवल करते करते, क्योंकि जब ये आपके सेल में एंटर होगा वहाँ से न्यूक्लियस को ये तोड़ के निकलेगा और ये एक्सेस लेगा डीएनए तक, और डीएनए से फिर जीन तक, फिर वो उन जीन के साथ किसी बच्चे की बर्थ होती है तो उसमें भी ये प्रॉब्लम। तो बेसिकली इन वजूहात की वजह से फिर इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम भी आ सकती है, किसी की नज़र भी जा सकती है, ये फिर पूरी बॉडी पे ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ऐसे ही जब जैसे डिपोजिशन कोई भी हो गई तो वहाँ पे ग्रोथ होगी, कोई ट्यूमर है मीन के कोई भी गिल्टी बॉडी में आती है तो उसके पीछे भी इसका हाथ होता है। आपको किडनी स्टोन डेवलप होते हैं तो वो भी डिपोजिशन है, वहाँ भी हम मेडोरिनम दिए बगैर इस प्रॉब्लम को क्योर नहीं कर सकते। तो जो ये इनफर्टिलिटी है इसमें बहुत बड़ा रोल एक ट्यूबरक्लोसिस का है, उसके अलावा ये गोनोरिया का है, क्लैमिडिया का है। इसका फिर एनालिसिस आप करवाएंगे, आप सबसे जो सही तरीका है वो यूरिन कल्चर करवाते हैं तो ये सामने आ जाता है कि कौन सी प्रॉब्लम है। और या फिर ब्लड कल्चर भी है, पस कल्चर भी कर सकते हैं, या अगर मेल्स में कोई स्पर्म की डेफिशिएंसी है तो उसका जब आप करवाते हैं तो उसमें अगर पस आ रही है तो फिर उसमें लाजमी बात है ये गोनोरियन ये इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, तो इसको फिर हम मेडोरिनम दे के तो क्योर करते हैं। तो इसके अलावा फिर जो फीमेल्स की बात करें तो उनको जब प्रॉब्लम आएगी तो उसमें जो है फोलिकल वो डिफिशिएंसी होगी या ऐसी प्रॉब्लम, या फिर उसके बाद ये यूरिथ्रल स्ट्रक्चर डेवलप कर देता है, क्योंकि फिर आपको यूरिन के लिए भी मैकेनिकली मेडिकली हेल्प लेनी पड़ती है। इस हद तक ये स्ट्रक्चर को बिल्कुल जो है ख़राब कर देता है। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं इससे, गोनोरिया से। तो इस बैक्टीरिया को हमने समझा। तो अब मेडोरिनम पे आते हैं। मेडोरिनम जहाँ भी कोई डिपॉजिट होगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी, अगर आप कल्चर करवाते हैं उसमें गोनोरिया निकल आता है तो फिर आपने मेडोरिनम देनी है। तो उसके बाद आपकी बाकी एंटीसाइकोटिक तो बेशुमार मेडिसिन है, थूजा है, बाकी भी जो है मरसाल है, बोसी हैं बेशुमार, लेकिन वो क्यों काम नहीं करेंगी? क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस को हटाएगी मेडोरिनम, क्योंकि ये नुसोड है। बाकी कोई मिनरल ग्रुप से हैं, कोई मीन के मेटल ग्रुप से हैं, कोई प्लांट ग्रुप से हैं, वो मेडिसिन्स वो तब काम करेंगी जब आप उस बैरियर को वहाँ से हटाएंगे तो फिर ही ये मेडिसिन काम करेगी। तो ये इंतहाई आम नुसोड है और होम्योपैथिक सिस्टम में नुसोड्स के बगैर आप किसी प्रॉब्लम को क्योर नहीं कर सकते। आज से तकरीबन 200 ईयर अगो सैमुअल हनीमन जिन्होंने इन चीज़ों को डिस्कवर किया, उस टाइम कोई लैब सिस्टम नहीं था, कोई ऐसी स्कोप्स नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन आप देखेंगे वो कितने बड़े साइंटिस्ट थे कि जिन्होंने इन पैथोजेंसिस को जो है डिस्कवर किया। तो ये इसलिए इस मेडिसिन को समझना, या किसी भी केस टेकिंग के बाद आप जो है वो जब भी मीन के केस शुरू करेंगे तो उसमें अगर ये गोनोरियन कोई इन्फेक्शन होता है तो उसमें सबसे पहले मेडोरिनम है। इसी तरह बेशुमार फिर क्लैमिडिया है तो वो भी मौजूद है, नुसोड्स मौजूद हैं। तो बहुत सी जो डिजीज़ेज़ हैं जो डिस्कवरी जिनकी हो चुकी है तो या पैथोजेंसेस हैं तो उसके नुसोड होम्योपैथिक सिस्टम के पास मौजूद हैं। और अब तो एलोपैथिक डॉक्टर्स भी मेडोरिनम का यूज़ कर रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम को परमानेंटली क्योर करने के लिए। लेकिन जो लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि एलोपैथिक सिस्टम के जो लोग होते हैं वो तभी इस प्रॉब्लम को ठीक कर पाते हैं जब वो इस साइंस को समझते हैं। जो नहीं समझ पा रहे होते वो अपनी जगह तो ठीक है, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, वो अपनी एजुकेशन के मीन के लिहाज से वो तो ठीक है सारा सिलसिला, लेकिन ये जो है प्रॉब्लम्स क्योर करने के लिए आपको नुसोड्स की ज़रूरत पड़ती है और उसके बाद ही जाके आपका केस क्योर होता है। तो ये थी मेडोरिनम के बारे में कुछ आपके साथ शेयर की इन्फॉर्मेशन। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर दीजिए और दूसरे के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।